भारतीय इतिहास में भारत के कुछ ऐसे गद्दार थे जिनकी वजह से भारत को अंग्रेजों और विदेशी ताकतों का गुलाम होना पड़ा। धोखा और विश्वासघात ये ऐसे शब्द हैं जो कि बड़े से बड़े साम्राज्य को तबाह करने की ताकत रखते हैं। अगर कोई हमारा अपना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी और ताकत के बारे में जानता हो और वही हमारे साथ धोखा कर दे तो ऐसी जंग को जीत पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है और इस तरह एक बड़े से बड़े साम्राज्य को भी खत्म किया जा सकता है। और ऐसा ही कुछ हमारे अखंड भारत के साथ हुआ। दोस्तों जरा सोच के देखिए, भारत के बारे में जो कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं होता या फिर कभी भी भारत पर मुगलों का अधिकार नहीं होता और ना ही कभी भारत और पाकिस्तान जैसे दो देश बनते। ये बातें सुनने में बड़ी दिलचस्प लगती हैं, परंतु आपको बता दें कि अगर भारत के कुछ गद्दार भारत की मिट्टी से अपनी वफादारी दिखा देते तो शायद इन सभी चीजों को टाला जा सकता था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के इतिहास के 5 सबसे बड़े गद्दारों के नाम बताने जा रही हूँ जिनके कारण सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा भारत कई सालों तक मुगलों और फिर अंग्रेजों का गुलाम बना रहा और इन्हीं गद्दारों के कारण करोड़ों भारतीय लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और लाखों करोड़ों लोगों ने गुलामी के दौरान विदेशियों के अत्याचार सहे। दोस्तों एक समय पर हमारा भारत इतना ताकतवर था कि पूरी दुनिया को जीतने वाले सिकंदर को भी भारत में आकर हार माननी पड़ी। भारत की इसी ताकत के कारण कई सालों तक दूसरे राज्यों के राजाओं की भारतीय राजाओं के सामने आंख उठाने की हिम्मत नहीं थी। पर सम्राट अशोक और उनके राजवंशों के बाद भारत का समय धीरे धीरे बदलने लगा और नए भारतीय राजाओं को केवल सत्ता की भूख थी, जिसके कारण समय समय पर भारत में कई गद्दार पैदा हुए जिन्होंने अपने ही देश को बेचने में देरी नहीं की और भारत के लिए कलंक बनकर रह गए। अब आपको बताते हैं उन गद्दारों के नाम। नंबर 1 पर आते हैं मीर जाफर। दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि क्या होता अगर भारत पर कभी भी अंग्रेजों का अधिकार न होता, तो ये बात सच साबित हो सकती थी अगर मीर जाफर अंग्रेजों का साथ देकर राजा सिराजुद्दौला को धोखा न देता। मिर्जापुर 1757 में बंगाल के नवाब का राज था, लेकिन उसे ये गद्दी किसी मेहनत से नहीं मिली बल्कि धोखे से मिली थी और हम ये कह सकते हैं कि उसने इस गद्दी के लिए इस पूरे देश की सत्ता को अंग्रेजों के हाथों में सौंप दिया था। मीर जाफर राजूतौला का सेनापति था। वह दिन और रात एक ही सपना देखा करता था कि वह कब बंगाल का नवाब बनेगा। इसीलिए उसने मौका मिलने पर पलासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर एक रणनीति बनाई, जहां रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनने का लालच दिया, जिसके बाद उसने अपने राजा राजूतौला के खिलाफ विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों की सेना के साथ मिलकर उसने सिराजुद्दौला को युद्ध में हरा दिया। युद्ध जीतने के बाद उसे अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया, लेकिन अंग्रेजों ने उसे भी नहीं छोड़ा। 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने उसे भी मार डाला और यहाँ पर भी अंग्रेजों का साथ एक और गद्दार शासक मीर कासिम ने दिया था। वह बात अलग है कि अंग्रेजों ने उसे भी कुछ समय बाद मार डाला। नंबर 2 पर जो गद्दार हैं उसका नाम है जयचंद। कन्नौज राज्य के राजा जयचंद राठौड़ वंश से थे, जिनकी राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ एक पुरानी दुश्मनी थी और इसी दुश्मनी के चलते दोनों राजाओं के बीच कई बड़े युद्ध हुए, लेकिन लगभग सभी युद्धों में पृथ्वीराज चौहान की ही जीत हुई। एक समय ऐसा आया जब इन दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित करने के लिए महाराजा पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की बेटी संयोगिता से विवाह किया, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने तो अपनी दुश्मनी भुला दी और जयचंद को अपने दाहिनी हाथ की तरह मान लिया। लेकिन जयचंद कभी भी पृथ्वीराज चौहान से अपनी दुश्मनी को नहीं भुला सका और वह मन ही मन पृथ्वीराज चौहान से बदला लेना चाहता था और यह मौका उसे मोहम्मद गौरी के रूप में मिला, जब उसने दिल्ली की सत्ता के लालच में मोहम्मद गौरी के साथ हाथ मिलाया और युद्ध में अपने ही राज्य की सेना को पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ खड़ा कर दिया। तब इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई, परंतु जयचंद को भी उसके कर्मों की सजा मिली और मोहम्मद गौरी ने युद्ध जीतने के बाद राजा जयचंद को भी मार डाला। राजा जयचंद की पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ गद्दारी को देखते हुए जयचंद को भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार कहा जाता है, क्योंकि इसी गद्दारी के बाद मोहम्मद गौरी ने पूरे भारत में इस्लामी शासन की शुरुआत की थी और धीरे धीरे इस्लामी शासन भारत के दूसरे राज्यों में भी फैलने लगा। जयचंद की गद्दारी पर एक मुहावरा काफी फेमस है, जिसमें कहा गया है,
जयचंद, तूने देश को बर्बाद कर दिया, गैरों को लाकर हिंद को आबाद कर दिया, हिंद को आबाद कर दिया। नंबर 3 पर जिस गद्दार का नाम है उसका नाम है मान सिंह। मेवाड़ के महाराणा प्रताप इस देश के सबसे महान राजाओं में से एक हैं, जिन्हें हराना दुश्मनों के लिए लगभग नामुमकिन था। महाराणा प्रताप भारत में मुगलों के खिलाफ एक लौती ऐसी दीवार बनकर खड़े थे जो भारत में मुगल शासकों को आने से रोक सकते थे। परंतु अजमेर राज्य के मान सिंह ने देश की मिट्टी के लिए लड़ने की बजाय मुगलों का साथ दिया और मुगलों को भी पता था कि राजा मान सिंह को भारत की परिस्थितियों में लड़ने का काफी अच्छा अनुभव है। इसलिए मुगलों ने मान सिंह को अपनी सेना का प्रमुख बनाया था। मान सिंह की गद्दारी के कारण उस समय महाराणा प्रताप को कई जानलेवा हमलों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण महाराणा प्रताप को कई समय के लिए महाराणा प्रताप को अपना महल छोड़कर जंगलों में रहना पड़ा। इस दौरान भी वे हमेशा मुगलों को हराने के लिए रणनीति बनाते थे। उन्होंने इस दौरान काफी मुश्किल समय देखा, यहाँ तक कि महाराणा प्रताप ने जंगल में घास की रोटियां भी खाई। जंगल में रहना उनके लिए किसी तपस्या से कम साबित नहीं हुआ। वे जंगल से बाहर आए और उन्होंने अपनी सेना इकट्ठा की। वे पहले से भी ज्यादा ताकतवर थे, इसीलिए जब महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, तब मुगलों के सेनापति राजा मान सिंह को उनकी गद्दारी के लिए मार दिया गया, जिसके बाद लंबे समय तक अकबर को भी महाराणा प्रताप से छुपकर रहना पड़ा। नंबर 4 पर आते हैं फणींद्रनाथ बोस। फणींद्रनाथ बोस का नाम भी भारत के गद्दारों में आता है, क्योंकि यही वो गद्दार था जिसने असेंबली बम कांड में भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी और इसी गद्दार की गवाही के कारण ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई थी। इसके अलावा फणींद्रनाथ ने सरकारी गवाह बनकर पंडित आजाद केशव की भी पहचान की थी। कई बार तो ये भी सामने आया है कि अंग्रेजों ने फणींद्र को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के खिलाफ एक मोहरा बनाकर झूठी गवाही दिलवाई थी। न जाने किन किन लालचों के कारण फणींद्रनाथ ने अपने ही दोस्तों के साथ गद्दारी की थी, परंतु फणींद्र की गद्दारी ही उसकी मौत की वजह बनी, क्योंकि जेल से बाहर आकर भगत सिंह के साथी योगेंद्र शुक्ला और गुलामी चंद्र लाली ने 1932 में दिवाली की रात को खुफिया तरीके से गद्दार फणींद्र की हत्या कर दी। इस हत्याकांड को अंजाम योगेंद्र शुक्ला के भतीजे ने दिया था। उसको उसकी गद्दारी के लिए काफी बेरहमी से मारा गया था, या फिर ये कहूँ कि उसे घायल कर दिया गया था। कई हफ्तों तक अस्पताल में रहने के बाद भी तड़पते हुए काफी पीड़ा सहने के बाद मौत हुई थी। वैसे 16 जुलाई 1933 में एकुल शुक्ला को हाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दे दी। नंबर 5 पर है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का भारत को आज़ादी दिलाने में एक अहम रोल रहा है और इस बात से मैं इनकार भी नहीं करती, परंतु इस कांग्रेस पार्टी के कई लीडर्स ने इतिहास में भारत के साथ गद्दारी की। अब आप इसे इनकी गद्दारी कहिए या फिर इनकी योग्यता, ये आप पर है। लेकिन भारत को धर्म के नाम पर पाकिस्तान और भारत जैसे दो अलग अलग देशों में बांट देना, इसके अलावा सही समय पर कश्मीर में अपनी सेना को न भेजकर पाकिस्तानी सेना को पीछे न धकेलना, यहाँ तक कि चाइना के हमले करने पर भी उन्हें तुरंत जवाब न देना, यह कांग्रेस लीडर्स की ये सबसे बड़ी गलतियाँ। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ऐसी बहुत सी गलतियाँ हैं जिनके परिणाम आज तक भारत भुगत रहा है। ना आप ही बताइए, क्या किसी देश को उसमें रहने वाले लोगों को धर्म के आधार पर बांट देना क्या सही है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सोचकर देखिए
अगर आज के समय में भी भारत में रहने वाले अलग अलग धर्म के लोग भारत के हिस्सों में बंटवारा करने लगे तो भारत के कितने हिस्से होंगे? आपको आपके इसी विचार से जवाब मिल जाएगा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को अखंड भारत के हिस्से से अलग करने पर भारत के लिए यह कितनी बड़ी चोट थी। और यह कई बार साबित हो चुका है कि अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो आज़ादी के समय इस बंटवारे को रोक सकती थी। जब ये बंटवारा हो रहा था तब बंटवारे के कागजों पर जवाहरलाल नेहरू ने खुद साइन किए थे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका भी कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।